पड़ोसी देश नेपाल में सत्ता बदल चुकी है और अब वहां एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। युवाओं के कड़े विरोध प्रदर्शनों के आगे आखिरकार केपी शर्मा ओली को झुकना पड़ा और अब नेपाल की भागदौड़ सुशीला कार्की के हाथों में होगी। वो अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। पहले ये अनुमान था कि कुलमन घिसिंग ही मुखिया के तौर पर नेपाल की सरकार चलाएंगी, लेकिन सुशीला कार्की के शुरुआती बयान काफी उम्मीद जगाने वाले थे और तभी से युवाओं की सहमति उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में थी। आज इस वीडियो में जानेंगे कि अब जब सुशीला कार्की नेपाल की पीएम है तो भारत से उनके क्या संबंध रहेंगे और भारत को इससे कितना फायदा होगा। नेपाल में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अब एक स्थिरता आने की उम्मीद है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी 73 वर्षीय सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनका सत्ता में आना भारत के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। आइए जानते हैं क्यों। सुशीला कार्की पिछले कई सालों से नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का एक जाना माना चेहरा रही है। 11 जुलाई 2016 को वो नेपाल सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी। उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता का पालन करते हुए नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए, जिसके कारण वो नेपाल के जनजी युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय रही हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुशीला कार्की का भारत से भी गहरा कनेक्शन है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। किसी भी दो देशों के बीच के संबंध वहां की सत्ता पर काबिज नेताओं की सोच से तय होते हैं और इतिहास इस बात का गवाह है। केपी शर्मा ओली को झुकाव चीन की ओर था और उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत से संबंध बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भारत विरोधी बयानबाजी की और लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा और यहाँ तक कि भगवान राम को लेकर भी कई विवादित बयान दिए। लेकिन अब हालात बदल सकते हैं। सुशीला कार्की का बैकग्राउंड और उनके हालिया बयान इसी ओर इशारा करते हैं। सुशीला कार्की को भारत में बिताए अपने दिन आज भी याद हैं। उन्होंने बुधवार को अपने एक बयान में कहा कि मुझे आज भी BHU के शिक्षक याद हैं, वहाँ के दोस्त याद हैं, गंगा नदी याद है। BHU के दिनों को याद करते हुए सुशीला ने बताया कि गंगा के किनारे एक हॉस्टल हुआ करता था और गर्मी की रातों में वो छत पर सोया करती थी। सुशीला कार्की भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर बेहद सकारात्मक हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करती हूँ। PM मोदी के बारे में मेरी अच्छी राय है। उन्होंने आगे कहा कि हम कई दिनों से भारत के संपर्क में नहीं हैं। हम इस बारे में बात करेंगे। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है, दो देशों के बीच का होता है, तो कुछ लोग मिलकर बैठकर नीति बनाते हैं। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि सरकारों के संबंध अलग होते हैं, लेकिन नेपाल के लोगों और भारत के लोगों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, रिश्तेदारियां हैं और बहुत सद्भावना है और प्रेम है। उन्होंने खुद को भारत का करीब बताते हुए कहा कि विराटनगर की रहने वाली है, जो भारत की सीमा से सिर्फ 25 मील दूर है और वो नियमित रूप से सीमा पर स्थित बाजार जाती हैं। सुशीला के इन बयानों से साफ है कि उनका सत्ता में आना भारत नेपाल संबंधों के लिए एक अच्छा संकेत है। भारत नेपाल के हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। नेपाल भारत के साथ 1750 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। PM मोदी ने भी नेपाल में हिंसा पर दुख जताते हुए कई युवाओं की जान जाने पर संवेदना व्यक्त की थी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ सुरक्षा बैठक भी की थी। नेपाल में अशांति का प्रभाव भारत में बसे नेपाली समुदाय पर भी पड़ता है। लगभग 35 लाख नेपाली भारत में काम करते हैं और दोनों देशों के लोग बिना वीजा या पासपोर्ट की यात्रा कर सकते हैं। नेपाल के 32,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में सेवारत हैं, जो दोनों देशों के गहरे संबंधों को दर्शाते हैं। वहीं सत्ता जाने के बाद भी केपी शर्मा ओली की अकड़ कम नहीं हुई है। उन्होंने जाते जाते भी भारत पर आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने सत्ता इसलिए खो दी क्योंकि उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का विरोध किया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा का मुद्दा नहीं उठाया होता तो वो सत्ता में बने रहते। ओली ने हमेशा इन जगहों को भारत के साथ विवादित क्षेत्र बताया है। नेपाल में सुशीला कार्की का नेतृत्व भारत नेपाल संबंधों में एक नई सुबह ला सकता है, जो दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।